क्लास 9th साइंस में चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोग स्टडी करेंगे। और यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, मतलब केमिस्ट्री का एक बेसिक आपको जानना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये आपको क्लास 9th में भी मिलेगा, स्टार्टिंग में बेसिक चीजें। फिर इसके बाद जो है क्लास 11th में भी आप इसे डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम आप जानते ही हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए पेन है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है इतना। अब देखिए एटम का साइज क्या होगा, उसका शेप कैसा होगा, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है? डिस्कवर किया है। तो अपनी अपनी थ्योरी में उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। फर्स्ट जो मॉडल दिया गया, या ऐसा समझिए कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल होगा, सब एटॉमिक, इसको क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स। तो जो एटम को डिस्कवर पहले किया गया था वो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन की थ्योरी से। तो जॉन डाल्टन ने ये कह दिया था इट कैन नॉट कट, मतलब ऐसी कोई चीज जिसे हम डिवाइड ना कर सके, उसे एटम उन्होंने कह दिया था। लेकिन बाद में और भी थ्योरी आई, तो उसमें ये बताया गया कि एटम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है? फर्स्ट जो है आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ऐसा कोई पार्टिकल जिसपे कौन सा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज हो। ठीक है। सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है, इस पे बोला गया कि कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। फिर लास्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन जो है, इस पे कोई जो है चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। ऐसा कह सकते हैं कि इस पे कोई पॉजिटिव भी नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है, या पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को जो है कंपलसेट कर दे रहे हैं, तो जीरो हो जा रहा है, मतलब इस पे चार्ज लेस है ये, ऐसा आप समझिए। क्योंकि नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल है वो। तो ये क्या थे? सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्या? न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया है? जे थॉमसन ने। जे जो है थॉमसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया है। और प्रोटॉन को तो अलग अलग बुक में अलग अलग राइट है, ई गोल्डस्टीन एंड आप ये बता सकते हैं कि रदरफोर्ड एंड ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया है। और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैथोड रेज। मतलब कैथोड रेज का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जा रहा था, तो एक ट्यूब ली गई ग्लास की, उस ट्यूब में जो है गैसेस पास की गई, तो जो पार्टिकल है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, तो उसे क्या बोला गया? कैथोड रेज। और ऐसे ही प्रोटॉन को क्या बोला जाता है? एनोड रेज। तो 10th तक आप यही पढ़ते हैं कि ये एनोड लिखा है तो मतलब उस पर प्लस चार्ज है इलेक्ट्रोड पे, और यदि कैथोड लिखा है तो उस पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो मतलब इसे कैथोड और इसे क्या? एनोड रेज बोला गया। मतलब जब इसकी डिस्कवरी हुई उस समय जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उस बेस पे इसे नेम दिया गया कि ये कैथोड रेज है और ये क्या है? एनोड रेज है। तो अब हम आते हैं मॉडल पे। जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट मॉडल किसने गिवन किया था? तो फर्स्ट मॉडल जो है वो थॉमसन का था। तो देखिए थॉमसन ने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब कैसा है? सर्किल में, जैसे आप बॉल समझ लीजिए। उन्होंने ये सीधा सीधा बोला कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है। तो देखिए मैंने बनाया। अब उन्होंने ये बोला कि इसमें जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर वाला पार्ट, ये सब क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि इसमें जो निगेटिव चार्ज है एम्बेडेड इन इट है, तो मतलब इसके बीच बीच में क्या है? निगेटिव चार्ज है। फिर से देखिए थॉमसन का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब ऐसे एज ए लाइक बॉल। इसमें जो पूरा आपको पार्ट दिख रहा है अंदर का, वो टोटल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें उतने ही निगेटिव चार्ज एम्बेडेड है।
तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने ही क्या है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसका स्ट्रक्चर एज लाइक वाटरमेलन है। वाटरमेलन आप जानते होंगे किसको कहते हैं, तरबूज को। गर्मी का सीजन आ रहा है तो तरबूज आप खाते ही हैं, तो ये वाटरमेलन से इसका कंपेयर किया। वाटरमेलन में आप ये देखते हैं कि रेड पार्ट आपको दिखता है, जब आप इसे कट करेंगे तो रेड पार्ट आपको दिखता है। तो उन्होंने ये कहा कि जितना ये रेड पार्ट है वो सब क्या है, पॉजिटिव है। और उन्होंने ये कहा कि जो इसमें सीड है, जो ब्लैक कलर की सीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये टोटल रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एम्बेडेड इन इट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीच बीच में, मतलब सीड का कंपेयर, जो वाटरमेलन है उस सीड का कंपेयर उन्होंने इलेक्ट्रॉन से किया, और रेड पार्ट का कंपेयर उन्होंने किससे किया, प्रोटॉन से। तो उनका जो स्टेटमेंट आया वो ये आया कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितने भी प्लस आयन है, मतलब प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, मतलब जितने निगेटिव आयन है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्या है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि नंबर में वो क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए रेड पार्ट या पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया कि 5 है, तो निगेटिव भी उन्होंने कहा कितने हैं, जैसे ये +5 हो गया, ये क्या हो गया, -5। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं। न्यूट्रल का मतलब ऐसा है कि आप मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं, तो 2 लोग लड़ रहे हैं, तो एक ने एक को 2 बार गिराया, दूसरे ने भी दूसरे को 2 बार गिराया। तो जब 2 बार गिराया तो हुई, जब विनर, कोई विनर होगा उसमें, नहीं होगा, तो मतलब उसको बोलेंगे वो टाई हो गया। ऐसे ही आप समझिए कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो दे आर इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि जितने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ना प्लस है ना माइनस है, तो न्यूट्रल हो गया। फिर उन्होंने इस मॉडल का कंपेयर किससे किया है, तो इस मॉडल का कंपेयर उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया इसे, प्लम पुडिंग मॉडल। इसका मतलब है केक से किया गया, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है केक साइज का उन्होंने बना दिया। मतलब ऐसे आप समझिए केक है ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी लर्न रखना है कि थॉमसन मॉडल को ही क्या बोला गया है, प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि ये केक जैसे स्ट्रक्चर लाइक था, इसलिए जो है इसे प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। तो मोटी मोटी बातें ये है कि थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब नंबर में या संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली जो एटम है वो न्यूट्रल होगा। सेकंड स्टेटमेंट ये था कि ये जो है स्फेरिकल है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है। तो थॉमसन मॉडल के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। अच्छा, थॉमसन मॉडल जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को डिस्कवर नहीं कर पाया, या थॉमसन मॉडल से जो है रदरफोर्ड जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान से देखिएगा एक्सपेरिमेंट कैसे किया। उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल का मतलब है एक गोल्ड का एक पन्नी ले ली, प्लेट ऐसे कुछ भी समझ लीजिए। अच्छा, गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली उन्होंने, उसका रीजन है कि इसमें जो है मेनी नंबर ऑफ लेयर्स होती है, मेनी नंबर ऑफ लेयर। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से कितना, 2 किलोमीटर। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस में चैप्टर 3 में लेफ्ट हैंड साइड राइट है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस का एक पतली लेयर बना सकते हैं, मतलब एक थिन वायर बना सकते हैं।
तो आप ये भी बोल सकते हैं कि गोल्ड फॉइल में जो है बहुत मेनी नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं और ये मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है। कैसा है? मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। फिर यहां पे देखिए अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलेंगे? डबली हीलियम पॉजिटिव आयन को। डबली हीलियम पॉजिटिव आयन मतलब ऐसा कोई एटम जिसपे कितना हो? मास 4 हो। मास कितना हो? 4 हो। मास का मतलब द्रव्यमान, तो यहां पे 4 हो, तो डबली हीलियम पॉजिटिव आयन को अल्फा पार्टिकल बोला गया। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने किया क्या। तो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल लिया और उस पे अल्फा पार्टिकल से अटैक कराया। ये जो गोल्ड फॉइल दिख रहा है तो इस पे जो है जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगा दी है। ये गोल्ड फॉइल के पास जो है जिंक सल्फाइड की एक लेयर भी लगा दी है। अब अल्फा पार्टिकल पे जब अटैक कराया गया, मतलब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से जब टकराए तो बहुत सारे पार्टिकल डायरेक्ट निकल गए। देखिए ध्यान से, आपको ये रेस जो दिख रही है फर्स्ट एंड ये लास्ट वाली, ये रेस आर पार हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम, मतलब एटम के अंदर वाला जो प्लेस है वो बहुत सारा खाली है। फिर देखिए कुछ आपको रेस दिख रही हैं कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब अपने डायरेक्शन को क्या कर दी? चेंज कर दी। देखिए यहां से ये अपने डायरेक्शन को क्या कर दी? चेंज कर दी। फिर आपको ये सेंटर वाली लाइन दिख रही है, ये सेंटर वाली लाइन यहां पे गई और फिर रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ द एटम में कोई स्मॉल पार्टिकल रहा, कोई स्मॉल क्या था? पार्टिकल था, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, कैसा पार्टिकल रहा होगा? प्लस वाला। क्यों प्लस वाला? कि देखिए अल्फा पार्टिकल है प्लस, यहां कोई प्लस रहेगा तो प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। मतलब ये चिपकेंगे नहीं, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बाहर जाएंगे। तो यहां पे देखिए अल्फा पार्टिकल थे, तो मतलब यहां पे जो पार्टिकल रहा उस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये रिपल कर गया। देखिए बाहर निकला है फिर से उसी डायरेक्शन में। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द एटम क्या है? मोस्ट ऑफ द एटम जो है बहुत सारी यहां पे जगह खाली है। सेकंड उन्होंने ये बोला कि स्मॉल एंगल से कुछ रेज जो है डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज कर दी। अब आपको स्कूल आना है तो आप स्कूल ना जाके कहीं दूसरी जगह चले जाए, तो वहां पे क्या होगा? डिफ्लेक्शन हो गया। फिर थर्ड उन्होंने क्या बोला कि स्मॉल ऑफ द पार्टिकल सेंटर ऑफ द एटम में कुछ है, जिससे ये रिफ्लेक्ट होके फिर से क्या हुआ? रिटर्न हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ द क्या है? एटम न्यूक्लियस है। सेंटर ऑफ द क्या है? एटम न्यूक्लियस है। मतलब एटम के सेंटर में एक छोटा पार्टिकल है, जिस पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तभी तो पॉजिटिव वाला अटैक किया तो रिपल हो गया, मतलब लौट आया। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे क्या है? प्रोटॉन है। यहां पे क्या है? प्रोटॉन है। फिर से देखिए, ये अल्फा पार्टिकल जो है रिवर्स हो गया, तो रिवर्स इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ द एटम पे क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल है। जो छोटा सा पार्टिकल है उसे बोला गया न्यूक्लियस है, और उसी न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। उसी न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, तो उनका कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द एटम क्या है? एम्प्टी है, मतलब एटम के अंदर जो पार्ट है वो बहुत सारा खाली है। दूसरा ये है कि एटम के अंदर कोई पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज कर दिए। अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। और सेंटर ऑफ द एटम क्या है? सेंटर ऑफ द एटम एक स्मॉल पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या कर देता है? जो पॉजिटिव चार्ज है इस रेज को रिपल कर दिया, मतलब लौटा दिया। मतलब आप बॉल मारिए, बॉल आपके रिवर्स हो जाए, लौट आए, उसे ही क्या बोलेंगे? रिपल्सन हो गया, मतलब एक दूसरे को रिपल कर दिए। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि सेंटर ऑफ द एटम क्या है? न्यूक्लियस है। उसी न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। अब प्लस चार्ज है, मतलब किस बेस पे बोला? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस है, और प्लस ही जा रहा था, तो प्लस प्लस क्या हो गए? रिपल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। तो यहां से प्लस आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो ये प्लस इससे अट्रैक्ट हुआ, तो ऐसे घूमता जाएगा। ठीक है, तो उनका कंक्लूजन क्या था? तो कंक्लूजन फर्स्ट ये था कि सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस है, जिसपे क्या है? एटम का मास होता है।
क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। फिर उन्होंने ये बोला कि एटम के अंदर जो है बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। थर्ड ये था कि इलेक्ट्रॉन यही रिवॉल्व करते हैं, यहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब आते हैं इनके ड्रॉबैक में। ड्रॉबैक का मतलब है कि ये फेल क्यों हो गया। उन्होंने ये बोला कि इसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब तेज गति से घूमेंगे, मतलब तेज जब वो घूमेंगे, तो जब घूमेंगे तो उनकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी रेडिएट होगी। जब एनर्जी रेडिएट होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो फर्स्ट इन्होंने इनका जो ड्रॉबैक था तो ये बताएंगे कि इन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब एटम की स्टेबिलिटी को जो है उन्होंने नहीं बता पाया। मतलब उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब नए साइंटिस्ट आए, नई डिस्कवरी हुई, तो उनके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब रेडिएट करेगा एनर्जी, तो कहां पे गिर जाएगा, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो गिर नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में। तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप सीधा बताएंगे ड्रॉबैक में, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अच्छा, किस बेस पे ऐसा हुआ, क्योंकि नए साइंटिस्ट आए मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, इलेक्ट्रोवेव थ्योरी दे दी। कौन सी थ्योरी दे दी, इलेक्ट्रोवेव थ्योरी दे दी। उस थ्योरी के बेस पे यहां पे उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रोको, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, मतलब मैक्सवेल जब आए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी जो है रेडिएट होगी, और जब एनर्जी रेडिएट होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है कहां गिर जाएगा, इस न्यूक्लियस में। तो एटम जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके बाद न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नेम है नील्स बोर। क्या नेम है, नील्स बोर। इन्होंने 1913 और कुछ बुक में लिखा रहता है 1918 में एक नई थ्योरी दी। मतलब रदरफोर्ड के ही मॉडल को उन्होंने अपडेट कर दिया। रदरफोर्ड के ही मॉडल को क्या कर दिया, उन्होंने अपडेट कर दिया। तो उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट में रहती है। उन्होंने उसको बोला क्या है, क्वांटम। मतलब यहीं से क्वांटम मैकेनिज्म आ गई। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है स्मॉल पैकेट के रूप में है, ना ही वो इमिट हो रही है ना ही वो रेडिएट हो रही है। वो रेगुलरली ना ही इमिट होती है ना ही रेडिएट होती है, मतलब ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो बनती है। तो उन्होंने बोला ये स्मॉल पैकेट के रूप में रहते हैं। उन्होंने फिर एक और स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने बोला ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। एग्जाम्पल कैसे आप समझ सकते हैं, जो सोलर सिस्टम है, मतलब सौर मंडल, मतलब आप सेंटर में रख लीजिए सन को, ठीक है, ये सन है। अब इसके अराउंडस जो है सभी लोग घूमते हो ऐसे। तो उन्होंने किसका एग्जाम्पल ले लिया, सोलर सिस्टम का। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंडस, न्यूक्लियस, एक सर्कुलर पाथ। उसी पाथ को उन्होंने क्या बोला है, ऑर्बिट। क्या बोला है, ऑर्बिट। और जैसे ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसके अराउंडस एक सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने एनर्जी लेवल बोल दिया या सेल बोल दिया। तो जैसे फर्स्ट को उन्होंने बोला K है, सेकंड L है, थर्ड M है और लास्ट क्या है, N है। ऐसे बढ़ता जाएगा। या इसी को आप ये भी बोल सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। और भी ऐसे आप बनाते जाएंगे, मतलब ये डॉट डॉट करके है। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में। उसी पाथ को बोला गया है वो क्या है, ऑर्बिट है। ना ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करते हैं ना ही क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। और जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या उसमें होती है, एक स्मॉल पैकेट में, जैसे क्वांटा वर्ड दिया गया।
तो क्वांटम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, उसे उन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट, या इसे एनर्जी लेवल बोलते हैं जिसकी एनर्जी एक फिक्स होती है, तो जैसे KLMN है, ठीक है, या इसे ही हम बोल सकते हैं 1 2 क्या 3 4। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर वहीं घूम सकते हैं जहां पे सेल का एंगुलर मोमेंटम h/पाई है। देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेंगे जहां पे ये सेल जो दिख रही है KLMN, इनका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2पाई। मतलब एक वैल्यू दे दी गई, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकते, उसी सेल में घूमेंगे, उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जहां पे उस सेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/4पाई। अब h यहां पे क्या है, तो ये प्लैंक क्वांटम है। क्या है ये, प्लैंक क्वांटम कांस्टेंट है। 2 क्या है, आप जान ही रहे हैं, 2 नंबर है। पाई क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसलिए पाई दे दिया गया, 22 कितना 7। तो मतलब एक वैल्यू डिसाइड कर दी गई कि इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेंगे जहां पे सेल का एंगुलर मोमेंटम h/2पाई होगा। आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो एंगुलर मोमेंटम आप जानते होंगे, h/ कितना होना चाहिए, 2पाई। n की वैल्यू जो है आप यहां पे कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, जो ये मैंने लिखा हुआ है। उन्होंने एक फार्मूला भी दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेंगे, तो देखिए 2n²। अरे यहां देखो 2n²। अब n की वैल्यू यदि हम 1 ले लें तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 1² मतलब कितना, 2। ठीक है, तो मतलब K सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। L में यदि फिल करना है तो 2 × n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 2², तो 2 2 जा 4 2 जा 8 यम, तो 2 × कितना 3², तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18। यदि आप n में करेंगे तो 2 × कितना 4², तो कितना हो जाएगा, 2 × यहाँ पे 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 × कितना 32। तो मतलब आपको यदि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में फिल करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ सोडियम दिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि हमें फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूट करिए। अभी मैंने बोला कि K सेल के लिए या n के लिए आप समझिए n = 1 है, तो 2n² में यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहीं पे यदि n = हम 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और n = यदि हम 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और n = 4 लेंगे तो 32। ऐसे ये इंक्रीज करता रहेगा। तो यदि हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो देखिए फर्स्ट सेल में कितना फिल करेंगे, हमारे पास टोटल 11 है, तो 2, अब 11 में हम 2 निकाल दिए तो कितना बचा 9, सेकंड में ज्यादा से ज्यादा कितना फिल कर सकते 8, तो 2 8, तो लास्ट में कितना बचेगा 1। तो मतलब आपको जब यहां बनाना है ऑर्बिटल, दो ऑर्बिट, तो देखिए ये सेंटर में आपने न्यूक्लियस ले लिया, ये 1 हो गए, कितनी सेल आ गई ऑर्बिट 2, ये 2 और ये क्या 3। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट में कितना 2, सेकंड में 8, 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। अब लास्ट में देखिए कितना है 1। अब यहीं पे मान लीजिए किसी ने कहा कार्बन का फिल करिए, C6, 6 क्या है एटॉमिक नंबर है, यदि कार्बन पे प्लस माइनस नहीं लगा है तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो 6 है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो जी अतुल, क्या हो जाएगा 2 एंड क्या 4, गुड। तो अब हम यहां पे देखिए सेल बनाते हैं, ये हमने सेंटर लिया तो 2 सेल है, तो फर्स्ट में कितना फिल करेंगे 2, सेकंड में 4। तो इसे ही बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सेल।
या ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, जो सेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और इन सेल, या तो सेल में फिल करेंगे या अराउंड द न्यूक्लियस फिल करेंगे, तो उसे ही क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे मान लीजिए अब हमें किसका राइट करना हुआ? Na पॉजिटिव का। किसी ने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करिए, तो आपको मालूम है कि Na का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11, लेकिन यहां पॉजिटिव है, तो जितना पॉजिटिव है उतने ही माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन, किसमें? एटॉमिक नंबर में। तो कितना पॉजिटिव है? 1, तो 1 माइनस करेंगे 11 में तो कितना आएगा? 10। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। डिस्ट्रीब्यूट करिए, कितना हो जाएगा? फर्स्ट में 2, मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, सेकंड में 8। तो मतलब जब आप यहां ऑर्बिट बनाएंगे तो फर्स्ट में कितना फिल कर देंगे? 2, सेकंड में 8, तो ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, ये लिमिट है। 2 8 18 32, और आपको थर्ड सेल में 8 ही फिल करना है, 9 तक 8 ही आप फिल करेंगे। क्यों फिल करेंगे? क्योंकि एटॉमिक नंबर आप 20 तक, कैल्शियम तक ही पढ़ते हैं। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आपको ये 1832 फिल करना होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये समझे ना, यदि पॉजिटिव है तो उतना ही एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, और निगेटिव है तो जैसे मान लीजिए यहां पे गिवन है N3-। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 3 माइनस है, तो जितना माइनस है उतना प्लस, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? 3 माइनस है, मतलब चार्ज है, तो जितना माइनस उतना ही प्लस कर देना है एटॉमिक नंबर में, और जितना प्लस उतना ही माइनस, तो उसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। अब इसको बनाना है तो यही बन जाएगा 28, क्योंकि 10 है टोटल, 28 हो जाएगा। ठीक है इतना। कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? अब देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉकेट है, पॉकेट मतलब जेब, ये मैंने जेब बना दिया 3। ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास टोटल पैसे जो है रुपीज, वो कितने हैं? 16। ठीक है। अब हमें इस 16 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन यहां पे फर्स्ट जेब पॉकेट की कैपेसिटी है कि 2 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा, सेकंड की कितनी है? 8, थर्ड की कितनी है? 18। मतलब यहां पे आपको 8 से ही फिल करना है। ठीक है। 8 से ज्यादा आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी क्लास के लिए नहीं है वो, पर 18 होता है, ये आप जानिए। तो अब बताइए, टोटल है 16, तो कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट में कितना करेंगे? 2। ठीक है, गुड। सेकंड में 8, मतलब 8 से कम नहीं रखना है, यदि है तो रखना है, क्योंकि उतनी लिमिट है। अब 8 to 10 हो गया, कितना बच रहा है? 6। तो यही हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसे बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल जो है वो बैलेंस सेल है। तो क्या है? बैलेंस सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल क्या है? बैलेंस सेल है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, बैलेंसी। तो देखिए, बैलेंसी किसको बोलेंगे? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी को बैलेंसी बोलते हैं। बैलेंसी का मतलब है कि जो एटम है या एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है, उसे ही क्या बोलते हैं? बैलेंसी। तो बैलेंसी जो है रिलेटेड है किससे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 1 2 3 4 होते हैं तो बैलेंसी सेम होगा। मतलब सेम क्या हो जाएगा? बैलेंसी। यदि किसी के भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, तो उसकी बैलेंसी कितनी होगी? सेम हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, तो उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है इतना। लेकिन इसके लिए कंडीशन है,
यदि मान लीजिए फर्स्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं और 2 ही है तो बैलेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, बैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे मान लीजिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कहा 1 2 3 4 है तो बैलेंसी सेम है। लेकिन मान लीजिए हीलियम है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 आएगा। अब फर्स्ट सेल में कितना आ रहा है? 2। तो यदि फर्स्ट सेल में 2 आ रहा है तो यहां बैलेंसी 0। सेकंड सेल में यदि 8 आ रहा है तो बैलेंसी क्या? 0। मतलब यदि फुलफिल हो जा रहा है उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, फुलफिल का मतलब है कि फर्स्ट सेल में 2 हो गया, सेकंड सेल में है नहीं कुछ, तो वहां बैलेंसी 0। वहां बैलेंसी क्या है? 0 है। ये सेकंड सेल में 8 है तो बैलेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, इतना ना। ये थर्ड सेल में 18 आ रहा है, उसके आगे नहीं है, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे भी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप समझ गए कि नहीं? फिर से लर्न रखेंगे। बैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को कंबाइन करने की जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, उसे ही क्या बोलते हैं? बैलेंसी। ठीक है, तो बैलेंसी डिपेंड करती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 4 है तो बैलेंसी सेम होती है मैक्सिमम। लेकिन यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल तक ही है और उसमें 2 है तो बैलेंसी 0। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू सेल फुलफिल हुआ, मतलब पूरा फिल है, तो बैलेंसी हो जाएगी 0। तो आप ये लर्न रखेंगे, हीलियम का जैसे 2 होता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2, तो बैलेंसी कितनी? 0। नियान में आइए, इसका 10 होता है तो डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2 8। सेकंड सेल में बैलेंस लिमिट है, 8 से ज्यादा नहीं, तो मतलब फुलफिल हो गया, ये भी 0। थर्ड में आर्गन में आएंगे तो आर्गन में कितना हो जाएगा? 2 8 8। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम है कि थर्ड सेल में भी 8 होता है, 8 से 18 के बीच, तो 8 है यदि, तो यहां पे भी बैलेंसी क्या हो गई? 0। तो मतलब यदि लिमिट जितनी है उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी वहां पे क्या हो जाएगी? 0। फिर सेकंड इसी में आएंगे, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 है, तो यहां बैलेंसी क्या हो जाएगी? बैलेंसी को हमें 8 से माइनस करना है। यदि 5 है तो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 3। तो बैलेंसी कितनी? 3। मतलब 5 6 7 8 है यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 से माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वही क्या होगी? बैलेंसी होगी। क्या होगी? बैलेंसी होगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद है इस चैप्टर में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं? सेम एज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम एज क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। इसे हम डिनोट करेंगे जेड से। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। तो जैसे मान लीजिए यहां पे रिटन है कि जेड इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अब 3 किसका होता है? लिथियम का। तो आपको ये लर्न रखना है कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम एज क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। ना एटॉमिक नंबर कभी लॉस होगा, ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन लॉस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके बाद है मास नंबर। जैसे हिंदी में बोले परमाणु द्रव्यमान, तो मास नंबर का मतलब है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जितना ही प्रोटॉन होगा उसी में न्यूट्रॉन को सम करना है, वही मास नंबर होगा। उसी को क्या बोलेंगे? मास नंबर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम का मास नंबर होता है 23, एटॉमिक नंबर 11 है। तो प्रोटॉन यदि पूछा किसी ने तो कितना बताएंगे? क्योंकि एटॉमिक नंबर जैसे ही होता है, टोटल वही होता है, तो 11 हो गया। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन तो दिया नहीं है, लेकिन ये दिया है, मास नंबर दिया है, तो क्या करेंगे? 23 में 11 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो यहां पे कितना है? ये 12 है। ठीक है, तो मास नंबर इक्वल टू आप बताएंगे कि मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब P प्लस N, तो न्यूट्रॉन हो गया। अब मास नंबर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो एक फार्मूला बन जाएगा A इक्वल टू क्या? P प्लस N। तो मान लो N निकालना है तो N इक्वल टू क्या कर सकते हो? A माइनस P कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब किसी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं?
तो देखिए x लिखते हैं, x का मतलब है एलिमेंट का सिंबल, ये एलिमेंट का क्या है, सिंबल है। और यहां पे यदि हमने a लिखा और यहां हमने z लिखा, तो z क्या है, एटॉमिक नंबर, अभी बताएं z क्या है, एटॉमिक नंबर, और a क्या है, मास नंबर, a क्या है, मास नंबर, और x क्या है, एलिमेंट का सिंबल है। तो एलिमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक दो और बचे हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो देखिए इसका मतलब क्या है, आइसोटोप का मतलब होता है, आइसो का मतलब केमिस्ट्री में सिमिलर है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट क्या होंगे, मास नंबर होंगे। सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। अब जैसे देखिए यहां पे मैंने राइट किया H1 1 H2 1 H1 3, तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, मास नंबर, वो क्या है, डिफरेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप। अच्छा ये क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन, तो आइसोटोप का मतलब है नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। न्यूट्रॉन कैसे होंगे, डिफरेंट। अच्छा कैसे आप जाने डिफरेंट होंगे, तो देखिए प्रोटॉन सेम है तो प्रोटॉन तो सेम हो गया। अब न्यूट्रॉन जो है, अच्छा मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है, तो न्यूट्रॉन या तो कम होंगे या तो ज्यादा होंगे। अब जैसे इसी में आपको प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन कितना बताएंगे आप, एटॉमिक नंबर जितना है मतलब 1, और फिर यहाँ पे आपको मान लीजिए न्यूट्रॉन निकालना है, तो प्रोटॉन तो यहाँ लिखा है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन यहाँ कितना है, 0 है। अब यहाँ न्यूट्रॉन देखेंगे तो 1 है, क्योंकि एक तो प्रोटॉन हो गया, फिर यहाँ न्यूट्रॉन देखेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से आइसोटोप बनता है। आइसोटोप का मतलब है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब आइसोबार में आते हैं, तो आइसोबार में क्या है, सेम मास नंबर है, सेम क्या है, मास नंबर, बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो जैसे एग्जांपल ले लिए आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर कितना है, 14 है। और कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन मास नंबर क्या है, 14 है, 40 है। तो देखिए मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसो का मतलब सिमिलर, अब यहां पे मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोबार, ठीक है। तो ये क्या था, आइसोटोप एंड आइसोबार। इसके बाद है एवरेज एटॉमिक मास, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टडी करेंगे। थैंक यू।